सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास जारी। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी शामिल। इजलास में सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग जारी। इजलास में हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत होगी और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल ही तलब कर लिया। तो यह अहम इजलास है कानूनी टीम का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर भी शामिल हैं। मज़ीद जानने के हमारे नुमाइंदे अवैस की आने से। अवैस, आगाह कीजिए। देखिए, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कानूनी टीम का जो अहम तरीन इजलास है वो इस वक्त जारी है और इस इजलास में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, बाकी गुजरात जो है वो शामिल हैं और इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। एक तो चीज़ जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल था जो कि इस वक्त उस पर कानून साजी हुई है और वो एक दफ़ा फिर दोबारा ऐवान सदर पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक वो कानून नहीं बना। लेकिन उससे पहले ही जो है उससे एक बेंच जो है बनाया गया है और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें ये बात बताई जा रही है, उसमें 6 मगोलियाँ हैं कि हम ख्याल जो है वो बेंच एक मतलब दोबारा जो है वो बनाया गया है, ये मामला है। और उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सेक्रेटरीज को जो नोटिस जो सर्व हुए हैं जिसके हवाले से जो बातचीत है वो तमाम तर मामला जो है इसमें रखे जाएंगे। इसके अलावा दिक्कत है मदद दी जा रही है इस इजलास में। ठीक है, तो ये अहम इजलास जारी है। आपने अपडेट किया अवैस के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई पर बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह किया। मुफ्ती सईद का अदालत में बड़ा इंकशाफ। कहा, इमरान खान का बुशरा बीबी से पहला निकाह गैर शरई था। दोनों ने जानते बूझते गलत बयानी की। इमरान खान ने बताया कि 1 जनवरी को बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशगोई थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। 1 जनवरी 2018 को निकाह से पहले बुशरा बीबी की मुबैना बहन ने कहा कि शरई शराइत मुकम्मल हैं, मगर फरवरी में इमरान खान ने दोबारा निकाह का इसरार करते हुए कहा कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मज़ीद तफसीलात के लिए एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह का मामला वजीर आजम बनने की पेशगोई का शाखसाना निकला। दौरान इद्दत और इद्दत के खात्मे के बाद निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने इस्लामाबाद की अदालत में भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के सीनियर सिविल जज नसर मिनल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह पर कानूनी कार्रवाई के लिए दायर शिकायत पर समाअत की। निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद ने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को बुशरा बीबी की मुबैना बहन ने कहा कि शरई शराइत मुकम्मल हैं, जिसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। मुफ्ती सईद के बयान के मुताबिक फरवरी 2018 में इमरान खान ने दोबारा निकाह का इसरार करते हुए कहा इद्दत पूरी नहीं हुई थी, पहला निकाह गैर शरई था। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए निकाह और शादी की तकरीब मुनक़िद की। बयान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि 1 जनवरी को बुशरा बीबी से निकाह करने पर उनके वजीर आज़म बनने की पेशगोई थी। एहतशाम के यानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।
معروف عالم دین مولانا شریف ہزاروی کا کہنا ہے کہ عدت میں نکاح پر عمران خان اور بشرا بی بی پر شرعی حد لگتی ہے۔ عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عدت کے دوران عورت اور مرد نکاح کے بغیر اکٹھے رہیں تو حرام ہے۔ حدود آرڈیننس میں اس کی سزا موجود ہے، لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح نہیں ہوا۔ حدود آرڈیننس کے تحت دونوں پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سنواتے ہیں کہ مولانا شریف ہزاروی کیا کہتے ہیں۔ یہ نکاح جو ہے یہ ایک شرعی حکم ہے اور کوئی آدمی اس کو اپنی مرضی سے نہ کر سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے، شریعت کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی جو عدت ہے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ پھر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور عدت کے دوران اس کے ساتھ نکاح کرنا یعنی یہ بالکل نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو وہ پھر حرام رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ جو حدود آرڈیننس ہے اس میں اس کی سزا ہمارے آئین میں، قانون میں جو ہے وہ متعین ہے۔ اس کے بعد ان پر زنا کا حد لگتی ہے اور ان دونوں کو جو ہے وہ سزا وہ ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان سزاؤں کا جو ہے وہ رواج نہیں ہے۔ بہت سارے یہ تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں کہ حدود آرڈیننس، تو اس لیے یہ نکاح جو ہے عدت کے دوران، چونکہ عدت میں یہ حکماً یہ خاتون جو ہے وہ پہلے شوہر کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ اس میں یہ رجوع کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، اور اگر نکاح طلاق جو ہے وہ مغلظہ ہوگی تو اس کے بعد تجدید نکاح یا حلالے کے بعد جو ہے نا وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کی عدت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہوا ہے اور ان پر حدود آرڈیننس کے مطابق مقدمہ چلنا چاہیے۔ عمران خان پر ایک بار پھر گرفتاری کا خطرہ منڈلانے لگا۔ لاہور زمان پارک کے باہر پولیس پر تشدد کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی نے عمران خان سمیت دیگر لیڈرشپ کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت سے ضمانتیں بھی اسی بنا پر خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ ضمانتیں منسوخ ہونے کے بعد گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چینی کے نرخ میں اضافہ اور سمگلنگ روکنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت چینی کی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے خارجی راستوں پر چینی کے نقل و حمل کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ شوگر ملز میں انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز پر بھی غور ہوا۔ اس کے علاوہ بروکرز، ڈیلرز اور گوداموں کی رجسٹریشن اور انسپیکشن کا نظام وضع کرنے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ چینی کی قیمت میں مصنوعی اضافہ روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ عوام کو مہنگے داموں چینی کی فروخت کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت میں بریفنگ دی گئی کہ صوبے میں چینی کی وافر مقدار موجود ہے، قلت کا امکان نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر اینڈریو ڈیلگلیش کی ملاقات ہوئی۔ پاک برطانیہ دو طرفہ اقتصادی اور معاشی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے ملکی معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے IMF سے جاری مذاکرات سے بھی آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت IMF پروگرام پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے معاشی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے پاکستان میں ترکی اور نیپال کے سفیروں نے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقات کی۔ ترکیہ کے سفیر محمد پکاچی نے ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ عوامی تعلقات کو سراہا۔ زلزلے کے دوران پاکستان کی جانب سے بہترین تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے دوران ترکی کی جانب سے معاونت بھی قابل تحسین ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، علاقائی تعاون، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نیپال کے سفیر نے بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ بلاول بھٹو نے نیپالی ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیو کراچی کی فیکٹریوں میں لگنے والی آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ بار بار بھڑکنے سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے اور فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔
न्यू कराची की फैक्ट्रीज हैं जहां पर लगने वाली आग एक बार फिर से भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का इस हवाले से बताना है कि आग बार बार भड़कने से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पेश आ रही है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहरुख, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जय वकुआ पे। इस वक्त न्यू कराची सनती एरिया जहाँ पे सुबह के औकात में एक फैक्ट्री में जो कि बताया जा रहा था कि पार्ट्स की फैक्ट्री है जहाँ पे आग भड़की थी और शाम के वक्त उसके ऊपर काबू पा लिया गया था, मगर कूलिंग का अमल इस वक्त जारी था। जबकि उसी के बराबर में जो मुतसिल फैक्ट्री है कपड़े की बताई जा रही है, उस पे जो है वो चिंगारी गई है। और क्योंकि वो कपड़े की फैक्ट्री थी, बेसमेंट में कपड़ा बड़ी तादाद में मौजूद था, जिसने शिद्दत के साथ जो है वो आग को अपने लपेटे में लिया और बढ़ते बढ़ते आग जो है वो तीसरे फ्लोर पे जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है। क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री बताई जा रही है, तीनों फ्लोरों पे जो है वो भारी मिकदार पे कपड़ा मौजूद था, जिसमें जो है वो आग भड़की है और आग ने शिद्दत इख्तियार की है। इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि 9 से 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वो इस वक्त काम कर रही हैं, जबकि वाटर बाउजर्स भी यहाँ पे जो है वो तलब कर लिए गए हैं। स्नार्कल यहाँ पे जो है वो आई थी, मगर क्योंकि जगह यहाँ पे तंग है जिसकी वजह से स्नार्कल को वापस भेज दिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्नार्कल को दोबारा जो है वो तलब कर लिया जाएगा। अभी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है, जबकि जो दीगर फैक्ट्रीज़ वाले हैं वो परेशान है क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। बताया जा रहा है फैक्ट्री जो दीगर फैक्ट्री जो ओनर्स हैं उनका ये कहना है कि जल्दी आग बुझाई जाए क्योंकि आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और जो आसपास की फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नया बाब रकम चैट जीपीटी के इस्तेमाल से पहला फैसला आ गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फालिया मोहम्मद आमिर ने मुल्क की अदालती तारीख में पहली बार चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 13 साला मुलजिम को इंसाफ मिल गया। पुलिस की तरफ से 13 साला अब्दुल मुईस को ज़्यादती का मुलजिम करार दिया गया था। अदालत ने कम उम्र मुलजिम की ज़मानत मंजूर करने के बाद चैट बॉट के सामने हक़ाइक़ रखे तो उसने भी ज़मानत के हक़ में फ़ैसला दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आमिर मुनीर ने चैट बॉट के सामने 18 सवालात रखे, जिनके चैट जीपीटी ने कानूनी हवालों की मदद से फौरी जवाब दिए। एक मुकदमा नंबर 15/23 बजुर्म 376/30/511 अब्दुल मुईस इसमें मुलज़म था, जो कि माइनर था, जिसकी एज 13 साल थी। इसकी प्री रेस्ट बेल मैंने दायर की, जो बअदालत जनाब आमिर मुनीर साहब एडिशनल सेशन जज फालिया के पास ज़ेर समाअत हुई। इसमें जज साहब ने चैट जीपीटी से हेल्प ली। मेरी तमाम जज साहबान से गुजारिश है कि पाकिस्तान में चैट जीपीटी इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि मेरिट पर फैसले हों। महंगाई के सताए बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल से जून के दौरान की जाएंगी। नेपरा ने इजाफे की समरी नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।